हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। 3 मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इस वीडियो में हम केवल वैल्यू एडेड मेथड को डिस्कस करेंगे। बाकी के 2 मेथड्स हम बाकी की 2 वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपका नेशनल इनकम के बेसिक कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो मैंने बेसिक कंसेप्ट के ऊपर 3 वीडियोस बनाई हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो उन लिंक्स को और वीडियोस वॉच करके बेसिक कंसेप्ट्स को अपने क्लियर कर सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि हमेशा जो भी हमारी न्यू वीडियोस होती हैं वो आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। वैल्यू एडेड मेथड एक्चुअली होता क्या है? वैल्यू एडेड मेथड से हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन, जो ईच एंटरप्राइज, ईच फर्म कह लो, प्रोड्यूस करती है, क्रिएट करती है इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, किसी भी साल में। इस मेथड के और भी 3 नाम है। इसको इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं, नेट आउटपुट मेथड या प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड से जो हमको मिलती है वैल्यू, वो मार्केट वैल्यू होती है जीडीपी की, जिसे हम जीडीपी एमपी बोलते हैं। हमें इस मेथड से नेशनल इनकम डायरेक्टली नहीं मिलता, हमें जीडीपी एमपी मिलता है, जिसको हम एडजस्टमेंट्स करके, जिसके अंदर हम उसको कन्वर्ट करते हैं एनएनपीएफसी में। वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि वैल्यू एडेड एक डिफरेंस है वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बीच में। इसलिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है और वैल्यू इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है, दोनों ही हम डिस्कस करेंगे डीपली यहाँ पर। वैल्यू ऑफ आउटपुट एक्चुअली किसी भी सामान की रियल वैल्यू होती है, मार्केट की वैल्यू होती है। मान लो कोई पेन है, वो 10 रुपए का है, हमने उस पेन को 10 रुपए का खरीदा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, उस आउटपुट की वैल्यू क्या है? 10 रुपए। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू जो भी कोई फर्म प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, तो जो भी सामान प्रोड्यूस किया उसकी मार्केट वैल्यू ही वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के बराबर होती है अगर सारा का सारा सामान जो भी कोई फर्म या कोई भी फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है अगर बिक जाए। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मान लो किसी फैक्ट्री ने 10,000 यूनिट कुछ प्रोड्यूस किया लेकिन 2,000 बिका नहीं उस साल के अंदर, 2,000 फिर अगले साल के लिए बच गया। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर रह जाता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के बराबर रह जाता है। तब वैल्यू ऑफ आउटपुट कंप्लीट सेल्स के बराबर नहीं होता। सेल्स मतलब उसमें से 8,000 बिका और कितना रह गया? 2,000 रह गया प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो चेंज इन, इसको हम इन्वेंट्री स्टॉक भी बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक को हम इन्वेंट्री स्टॉक भी बोलते हैं। चेंज इन स्टॉक को हम इस तरीके से लिखते हैं डेल्टा स्टॉक। डेल्टा मतलब ये जो स्मॉल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में डेल्टा बोलते हैं। ये डिफरेंस होता है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बीच में, कि मतलब लास्ट में हम कितने पे क्लोज कर रहे हैं और हमने कितने पे ओपन किया, उसका जो डिफरेंस होता है उसे हम चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सेल्स के बराबर तब होता है जब सारा सामान बिक जाए। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के बराबर वैल्यू ऑफ आउटपुट तब होता है जब सारा सामान ना बिके, उसमें से कुछ रह जाए, और जो कुछ रह जाता है उसको डेल्टा स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, अब आती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसे कहते हैं। कोई भी सामान को बनाने के लिए हमें लैंड चाहिए जहाँ पे बनाएंगे, लेबर चाहिए जिसकी मदद से बनाएंगे, कैपिटल मतलब पैसा चाहिए, ठीक है, जिसे इन्वेस्ट करके सामान बनाएंगे, और एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स स्किल्स चाहिए सामान बनाने के लिए। ये तो होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन इसको हम फैक्टर इनपुट्स भी बोलते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन चारों के अलावा भी ज़रूरत होती है सामान को बनाने के लिए, उसको हम नॉन फैक्टर इनपुट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है प्रोडक्शन करने के लिए किसी सामान की। ठीक है, तो ये जो रॉ मटेरियल है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। वैल्यू एडेड मेथड से अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमें जीडीपी एमपी मिलता है और जीडीपी एमपी को ही हम कन्वर्ट करते हैं एनएनपीएफसी में, जिसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? हम जीडीपी एमपी और एनएनपीएफसी के सिंगल जो हमारे टर्मिनोलॉजीज हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उसको कंपेयर करते हैं और कन्वर्ट करते हैं। जैसे जी में ग्रॉस होता है, एन मतलब नेट होता है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होता है, नेट में नहीं होता, तो नेट में नहीं होता इसलिए हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब उधर डोमेस्टिक है, इधर नेशनल है। डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होती, लेकिन नेशनल में होती है। हमें कन्वर्ट करके नेशनल चाहिए, तो नेशनल में होती है इसलिए हम प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने अपनी बेसिक वीडियोस में समझाया हुआ है, पार्ट 2, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक में देख सकते हो। अब पी और पी सेम है,
एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। मार्केट प्राइसेस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होते। हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, नहीं होते, इसका मतलब है कि हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इस तरीके से हम जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करते हैं एनएनपीएफसी में, सिंगल अल्फाबेट को एडजस्ट करके। अब वैल्यू एडेड मेथड में हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। पहली चीज़ ध्यान ये रखनी है कि जब भी कोई सेकंड हैंड गुड्स होता है, उसकी अगर हम सेल कर रहे हैं उसको, या कोई सेकंड हैंड गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो जो जिस वैल्यू पे, मान लो कि मैंने 50,000 पे कोई सेकंड हैंड कार परचेज करी है, तो वो 50,000 मैं जीडीपी में इंक्लूड नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि जिस साल वो कार बनी थी, जिस फर्म ने जिस साल को उस कार को बनाया था, उस समय उस कार की वैल्यू ऑलरेडी जीडीपी में ऐड हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो भी बंदा सेल या परचेज करवाता है सेकेंड हैंड गुड्स का, वो क्योंकि एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमारा सामान बिकवा के या हमें सामान दिलवा के, तो वो एक कमीशन अर्न करता है। ठीक है, कमीशन उसको मिलती है उसकी सर्विस देने पे, कमीशन उसका एक रिवॉर्ड है। कमीशन को हम ऐड करेंगे, मतलब जीडीपी में हम कमीशन ऐड करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि कुछ गुड्स होते हैं जो हम पर्सनल यूज़ के लिए प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कुछ प्रोड्यूसर है, उसने कोई सामान बनाया लेकिन वो मार्केट में ना बेच के खुद यूज़ कर लिया, उसकी वैल्यू को भी हम ऐड करते हैं वैल्यू एडेड मेथड में। फॉर एग्जांपल, कोई फार्मर ने वीट बनाई और उसने खुद कंज्यूम कर ली, तो उसको ऐड करेंगे। फोर्थ चीज़ हमें ये याद रखनी है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल होता है, उसकी वैल्यू को हम वैल्यू एडेड मेथड में ऐड नहीं करते एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑलरेडी ऐड होता है, तभी तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके वैल्यू एडेड हमें मिलता है। मैंने फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, किसी भी सामान में उसके रॉ मटेरियल की वैल्यू पहले से ही ऐड होती है, इसलिए हम वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, उसको हम अलग से ऐड नहीं करेंगे। तो ये 4 चीज़ें थी। अब फिफ्थ है इम्प्यूटेड रेंट, मतलब जो इम्प्यूटेड का मतलब होता है एस्टिमेटेड। जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। अगर हम उसमें ना रहते, हम उसको अगर रेंट पे दे तो हमें किराया मिलेगा, लेकिन अगर हम रह रहे हैं तो हम खुद को किराया तो दे नहीं रहे। तो जितने भी घर होते हैं, भले ही उसमें हम खुद रहें या किराए पे दें, हर एक घर की कोई ना कोई वैल्यू होती है। उस वैल्यू को, उस एस्टिमेटेड रेंट को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम के अंदर वैल्यू एडेड मेथड में। सिक्स्थ होता है हमारा, जो भी सर्विसेज हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाते हैं, जैसे कि कोई हाउसवाइफ है, वो घर में सर्विस दे रही है, सारा काम कर रही है, हम एस्टिमेट नहीं कर सकते कि उसने कितने रुपीस की सर्विस दी, तो हम सर्विसेज जो हमारी सेल्फ कंजम्पशन की होती है उसकी वैल्यू को ऐड नहीं करते, क्योंकि वो वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती। लेकिन जो गुड्स होते हैं सेल्फ कंजम्पशन के, उसको ऐड करते हैं, क्योंकि गुड्स की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू होती है। सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको ऐड नहीं करते। वैल्यू एडेड मेथड में एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग भी बोलते हैं। डबल काउंटिंग का मतलब होता है 2 बार गिनना। ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम किसी भी सामान की वैल्यू को एक से ज़्यादा या 2 बार गिन लेते हैं या ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तब होती है बेसिकली जब हम ये चीज़ में डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते, या फिर मतलब फ़र्क नहीं डाल पाते कि कौन सा गुड फाइनल है और कौन सा इंटरमीडिएट है। मीन्स कौन सी हमारी फाइनल सेल्स है, ठीक है, और कौन सा हमारा इंटरमीडिएट है, हमारा रॉ मटेरियल कौन सा है। कोई भी गुड फाइनल और इंटरमीडिएट इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका एंड यूज़ क्या है या उसका फाइनल यूज़र कौन है उस गुड का। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई हाउस होल्ड पर्सन है, वो उसने ब्रेड खरीदी, घर पे ला के खा ली, तो वो ब्रेड एक फाइनल गुड है। ठीक है, लेकिन कोई रेस्टोरेंट ने ब्रेड खरीद के उसका सैंडविच बनाया, सैंडविच में उसने और चीज़ें डाल के उसकी वैल्यू ऐड करी और उसको बेचा, तो उस बंदे के लिए, उस रेस्टोरेंट के लिए वो ब्रेड एक इंटरमीडिएट गुड है। 2 तरीके से हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। पहला तरीका है फाइनल आउटपुट मेथड को यूज़ करके। इस मेथड में क्या होता है कि हम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उन केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमारी वैल्यू है उसी को कंसिडर करेंगे जीडीपी में कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे और उसको ऐड ही नहीं करेंगे। दूसरा तरीका है वैल्यू एडेड मेथड। इस मेथड में हर एक एंटरप्राइज
जितनी भी स्टेजेस से कोई भी सामान प्रोडक्शन के टाइम पे जाता है, हर स्टेज पे उसकी वैल्यू ऐड होती है। जितनी वैल्यू वो ऐड हुई है हर एक स्टेज पे, केवल उस वैल्यू को हम ऐड करते जाएंगे और हमें जीडीपी मिल जाएगा। वैल्यू एडेड मेथड में हम हर एक स्टेज की वैल्यू जितनी भी उन्होंने बढ़ाई है उसको हम ऐड करते हैं, और फाइनल आउटपुट मेथड में हर एक गुड का जो फाइनल वैल्यू है उसी को ऐड करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन से कैलकुलेट मतलब सॉल्व करके इस मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें फाइंड करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी, एंड दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। हमें गिवन है सेल्स बाय फर्म ए ₹100 lakhs, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। फर्म ए ने बी से कितना परचेज किया? 40 लाख रुपए, ठीक है। और फर्म बी ने फर्म ए से कितना परचेज किया? ठीक है, वो 60 लाख रुपीज है। सेल्स बाय फर्म बी कितना है? ₹200 lakhs। क्लोजिंग स्टॉक फर्म ए का 20 लाख है, और क्लोजिंग स्टॉक फर्म बी का 35 lakhs है। ओपनिंग स्टॉक फर्म ए का 25 lakhs है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 45 lakhs है। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म्स ₹30 lakhs है। ये जो बोथ फर्म्स है मतलब दोनों फर्म्स ने मिला के 30 लाख रुपए पे किए थे। सॉल्व करेंगे, पहली चीज हम फाइंड करेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। तो ये फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सेल्स या फिर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। हमें चेंज इन स्टॉक गिवन है तो हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे इसमें, ठीक है। सेल्स बाय फर्म ए, क्योंकि फर्म ए की वैल्यू एडेड फाइंड करनी है। इसमें से जो फर्म ए ने फर्म बी से परचेज किया उसको माइनस कर देंगे, प्लस चेंज इन स्टॉक इसमें ऐड कर देंगे। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला था क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इन सभी चीजों की वैल्यू ऐड करेंगे। 100 - 40 + 20 - 25 इज इक्वल टू ₹55 lakhs हमें वैल्यू एडेड बाय फर्म ए मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। सिमिलरली करेंगे, सेल्स बाय फर्म बी माइनस परचेजेस फ्रॉम फर्म ए प्लस चेंज इन स्टॉक। इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, 200 - 60 + 35 - 45, तो हमें आंसर मिलेगा ₹130 lakhs। तो ये हमें वैल्यू एडेड बाय फर्म ए अलग मिल गई है, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी अलग मिल गई है, और दोनों की वैल्यू हमें इस फॉर्मूला से मिल गई है। क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो क्या है? नेक्स्ट चीज हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये ध्यान से देखिएगा। इसका फॉर्मूला है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं, अगर हमें सब्सिडी भी दी होती तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस करके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करते। क्लियर है? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं आती, तो इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे 55 + 130 - 30 इज इक्वल टू ₹155 lakhs। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको हम जीडीपी एमपी भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज हमें नेशनल इनकम फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या है? हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मींस प्राइमरी सेक्टर की ₹800 lakhs है, सेकेंडरी सेक्टर की ₹200 lakhs है, एंड टर्शरी सेक्टर की ₹300 lakhs। ये हमें तीनों सेक्टर की अलग अलग वैल्यूज गिवन है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्लियर है कि तीनों सेक्टर ने जितना भी सामान बनाया उसकी वैल्यू क्या है। फिर तीनों सेक्टर ने जो इंटरमीडिएट इनपुट्स यूज किए थे या परचेज किए हैं उसकी वैल्यू गिवन है। प्राइमरी सेक्टर ₹400 lakhs, सेकेंडरी सेक्टर ₹100 lakhs, टर्शरी सेक्टर इज इक्वल टू ₹50 lakhs। फिर हमें तीनों सेक्टर ने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किए हैं वो कितने हैं? टोटल ₹50 lakhs है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को याद रखिएगा डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये गलती हम कर देते हैं। ये हमें ₹80 lakhs गिवन है। फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ₹10 lakhs गिवन है। फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट इज इक्वल टू ₹20 lakhs, ये हमें गिवन है। इन दोनों को हम कैलकुलेट करके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सब्सिडीज रिसीव्ड बाय ऑल सेक्टर, सारे सेक्टर को कितनी सब्सिडी मिली थी? ₹20 lakhs, ये हमें गिवन है। सॉल्व करेंगे इसको। पहले हम फाइंड करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या फिर जीडीपी एमपी। उसका फॉर्मूला है वैल्यू आउटपुट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स में से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट परचेज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स को कर देंगे, ठीक है। तो 800 + 200 + 300 -400 -100 -50, सो द आंसर इज ₹750 lakhs। ये हमें जीडीपी एमपी मिल गया।
हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर दी थी सारे सेक्टर्स की। नेक्स्ट हम नेशनल इनकम को फाइंड करेंगे, जिसे हम एनएनपीएफसी बोलते हैं। हमें जीडीपी मिल गई, जो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया उसका हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया, ठीक है। उसको हम कन्वर्ट करेंगे एनएनपीएफसी में। कैसे करेंगे? माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हमें क्या था, मैंने बताया था ना आपको कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को डेप्रीसिएशन बोलते हैं। याद रखना, कभी भी नेशनल इनकम के क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही लिखा आएगा, कभी भी डेप्रिसिएशन डायरेक्टली लिखा नहीं आता। यही गलती बच्चे करते हैं और इसी गलती की वजह से क्वेश्चन गलत करके आते हैं। फिर हम माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है, क्योंकि हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू नहीं गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज की वैल्यू गिवन है। फिर प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे करेंगे? फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय दी रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट को माइनस कर देंगे। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, हमें आंसर ₹630 lakhs मिल जाएगा। सो हमारा आंसर क्या है? नेशनल इनकम इज इक्वल टू ₹630 lakh। यहाँ पे देख सकते हो मैंने चीजें ब्रैकेट में लिख के ही सॉल्व करी हैं, और कभी भी अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। सो 50 में से 20 गया 30, तो यहाँ पे ये -30 है, और 10 में से 20 गया तो वो -10 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में ब्रैकेट से बाहर आके वैल्यू -10 हो गई है, जिसको हम आपने इतनी बेसिक मैथ्स आपको आती होगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट 2 वीडियोस के लिए बने रहिएगा और वो वीडियोस ज़रूर चेक करिएगा ताकि आपके नेशनल इनकम ईजिली हो जाए। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।